हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सब ने जो पढ़ रखा था वह कुछ बातें जो थी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की बेसिक बातें थी। उसके आगे आज हम सब पढ़ने वाले हैं और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जहां पर खत्म किया था उसके आगे बात करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात, हम सब ने उस लेक्चर में बीम के बारे में समझ लिया था, ठीक ना, और सपोर्ट के बारे में समझ लिया था। आज लोड के बारे में हम सब समझने वाले हैं और लोड की कुछ बातें हमने वहां पे देख ली थी। आज जो हम सब सीखने वाले हैं वह है भार यानी लोड, लोड के प्रकार। और लोड के प्रकार में जो तीन प्रकार के दिखाए गए, मतलब कि लोड के जो तीन प्रकार दिखाए गए हैं, सबसे पहला आपको दिखाया गया है पॉइंट लोड, दूसरा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तीसरा आपका है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। यह लोड किस तरीके से होते हैं, किस प्रकार से बीम पे लगते हैं, इनको समझते हैं। ठीक, सबसे पहली जो आपकी बात है वह क्या है, लोड, है ना। लोड के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। अब हम आज जो देखने वाले हैं हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम पर या किसी भी बीम पे लोड किस प्रकार से एक्ट करते हैं, है ना। इनको आप, इनके नाम हिंदी में आप लिख लेंगे, इसे आप कहते हैं आप संकेंद्रित भार, है ना। इसे आप कहते हैं संकेंद्रित भार। संकेंद्रित भार, और इसे आप कहेंगे एक समान रूप से वितरित भार, है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब एक समान रूप से वितरित भार, है ना। और तीसरा है जो आपका यूनिफॉर्मली बेरिंग, यह है एक समान रूप से परिवर्तित भार, एक समान रूप से परिवर्तित भार, है ना। अब इन लोड को एक एक करके हम देखते हैं कि बीम पे किस प्रकार से एक्ट करते हैं, है ना। चलिए एक एक को समझ लेते हैं। इनके नाम आप लिख लेंगे और मैं इसको हटाता हूं यहां से। अब हम सब जो समझने वाले हैं कि लोड आपकी बीम पे किस प्रकार से एक्ट करती है, लगती है। सबसे पहले हम सब देख लेते हैं पॉइंट लोड, ना। सबसे पहला आपका था पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड है। अभी आप बीम पे किस प्रकार से लगेगी इसको समझते हैं। ठीक, जैसे हम मानते हैं हमारे पास क्या है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। कोई अपने पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी यहाँ पे जो ये लगने से मतलब दिख रहा है आपको, तो ओवर हैंगिंग बीम है। ओवर हैंगिंग बीम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ओवर हैंगिंग बीम किस लिए है, क्योंकि इसका जो एंड है वह सपोर्ट के बाहर निकला हुआ है है ना, इसलिए मान लेते हैं ये ओवर हैंगिंग बीम है। मानते क्या है, क्योंकि ये एक्चुअल में ओवर हैंगिंग बीम ही है ना। इस पे जो पॉइंट लोड होगा किस तरीके से लगेगा, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे लग सकता है, इस पॉइंट पे मैंने माना इस पे कुछ इस तरीके से लगेगा, है ना। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया क्या, ए, है ना। ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया ए, और इस पे जो ये लोड लग रही है, यह डब्ल्यू इंटेंसिटी का लोड लग रही है ना। मतलब कि जो आपका पॉइंट लोड होता है वह पूरे स्पान के किसी एक पॉइंट पर एक्ट करता है, समझ गए ना। जो आपका पॉइंट लोड होता है वह बीम के किसी एक पॉइंट पे लगता है ना। पॉइंट लोड पॉइंट पे लग रहा है ना। ये तो पहली बात थी कि पॉइंट लोड सिर्फ सेंटर पे लगता है, लोड का प्रभाव इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं यदि यहाँ पे कोई पॉइंट आपका है, दूसरा बी है ना, इस पॉइंट को हमने बोला बी, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है ना। ये आपका W1 की इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। मतलब ना यहाँ पे क्या है, पॉइंट लोड से तात्पर्य कि जो आपका पॉइंट लोड होता है वह पूरे स्पान की, स्पान मतलब क्या, ये जितना बड़ा आपका ये पूरा स्पान है ना, ये बीम जितनी बड़ी है, ठीक। और स्पान क्या होता है, ये पूरी दूरी स्पान कहलाती है, ठीक। अब इसमें इफेक्टिव स्पान होता है, क्लियर स्पान होता है ना, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक। फिलहाल स्पान ये समझ लेते हैं कि बीम की लंबाई को हम स्पान कहते हैं, है ना। स्पान के किसी एक पॉइंट पे आपका जो लोड लगता है उसे पॉइंट लोड कहते हैं। एक पॉइंट पे या तो अनेकों पॉइंट पे लग रहे हैं वह पॉइंट लोड आपके कहे जाएंगे। इनको जो हम डिनोट करते हैं वह किसमें करते हैं, किलो न्यूटन, न्यूटन और ग्राम में, ऐसे कई सारी यूनिट, मतलब कि आप द्रव्यमान को जिसमें मेजर करते हैं उसको हम उसमें वेट कर सकते हैं, ठीक। ये तो आपका था पॉइंट लोड के बारे में। हम दूसरा जो समझने वाले हैं वह है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। दूसरा जो आपका लोड है वह है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब है कि एक समान रूप से वितरित भार। एक समान रूप से वितरित भार क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक। ये जैसे मतलब कि ये मेरे पास एक कोई ओवर हैंगिंग बीम है ना, इसके पूरे स्पान पे जितनी लंबाई का आपका बीम है ना, पूरी लंबाई तक एक समान रूप से वितरित रहता है, समझ गए ना। तो जो आपकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होती है वह पूरे स्पान पे एक समान रूप से लगती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी, मतलब ये जो लोड लग रहा है ना, इसकी इंटेंसिटी शुरुआत में कैसी है, इतनी सी दिख रही है आपको, है ना। यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी, मतलब ना इसकी जो इंटेंसिटी है वह एक समान रूप से लग रही है। जैसे मतलब कि अब इसको नोट कैसे करते हैं, इसको नोट करते हैं, लोड लग रहा है, इसकी इंटेंसिटी W है ना, और इसको जो लोड करते हैं किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब कि एकांक लंबाई में जो लोड लगता है उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना। किलो न्यूटन प्रति मीटर, वहां पे जो लोड था पॉइंट लोड उसको हम किलो न्यूटन कहते थे, पर मीटर नहीं कहते थे, है ना। इसके पहले जो आपने पढ़ा उसे हम कहते थे पॉइंट लोड। यह है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसे आप कहते हैं UDL, है ना, UDL। एक समान रूप से पूरे स्पान पे लग रहा है ना। इसको एक तरीके से और डिनोट करते हैं, यह है हमारा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, और यहाँ पे आपके सपोर्ट्स हैं, ये आपके सपोर्ट्स हैं, है ना। इस पे इस तरीके से लगेगा,
इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। एक समान रूप से पूरे स्पान पे लग रहा ऐसा लोड जो एक निश्चित इंटेंसिटी का हो और पूरे स्पान पे एक समान रूप से लग रहा हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान रूप से वितरित भार। ये तो हो गया एक समान रूप से वितरित भार के बारे में। अब हम जो समझने वाले हैं तीसरे भार के बारे में समझने वाले हैं, है ना। तीसरा आपका जो लोड था वह था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। है ना। तीसरा आपका क्या था, ये आपका तीसरा लोड है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका मतलब क्या है, एक समान रूप से परिवर्तित भार, है ना। इसकी हिंदी जो यहाँ पे वह है एक समान रूप से परिवर्तित भार। अब एक समान रूप से बदलता हुआ भार या परिवर्तित भार बीम पे कैसे लगता है, इसको हम सब समझने वाले हैं, ठीक। ये थी अपने पास एक ओवरहैंगिंग बीम, है ना। इस पे यूबीएल वाला लोड, इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूवीएल, इसको कहते हैं यूवीएल इसे कहते हैं एक समान रूप से वेरिंग भार। इसको कहते हैं जैसे ना, मतलब कि यहाँ पे मैंने माना क्या 1 किलो न्यूटन का लोड लगा, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड लगा, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का लोड लगा, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का लोड लगा, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का, यहाँ पे 6 किलो न्यूटन का, यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का, है ना। ये इस तरीके से बीम पे जो लोड लगते हैं वह कहलाते हैं एक समान रूप से परिवर्तित भार, है ना। यहाँ एक थी, एक ही इंटेंसिटी थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कि एक समान रूप से बढ़ता हुआ जा रहा है ना। यदि हम इधर से देखते हैं, इधर से लास्ट से किनारे से, तो देखिए आप ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। मतलब कि चाहे स्थिति बढ़ने की हो चाहे घटने की हो, बात दोनों में समान है कि एक नियत, है ना, एक नियत स्थिति में घट सकता है और बढ़ सकता है। ऐसे लोड आपके एक समान रूप से परिवर्तित भार कहलाते हैं या यूवीएल कहलाते हैं। इनके लोड बना लेंगे, है ना। अब सबसे पहली बात जो है, जब हम इस तरीके के सवाल को सॉल्व करेंगे, इस तरीके के सवाल को, मतलब कि आपके पास कोई बीम है और उस पर कौन सा लोड लग रहा है, यूबीएल लोड लग रहा है। इसके लिए हम सब क्या करते हैं, ये इसको डिनोट करते हैं सबसे पहले किलो न्यूटन प्रति मीटर, है ना। किलो न्यूटन प्रति मीटर में डिनोट करते हैं इसको भी, पर इसका मतलब है कि एक समान रूप से बदल रहा है, ठीक। अब यदि हम इस बीम के किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं कि यहाँ पे कितना लोड लग रहा है ना, तो ये तो एक समान रूप से बदल रहा है, तो इसको हम ऐसा ना करके, मतलब एग्जैक्ट एक पॉइंट पे वैल्यू ना ज्ञात करके थोड़ा इसको बदल के एक पॉइंट पे करके ज्ञात करते हैं। समझना क्या है कि सबसे पहले इसको पॉइंट लोड पे बदलेंगे, है ना। अब वो पॉइंट लोड किस पॉइंट पे लग रहा है उसको हम समझने वाले, ठीक। जैसे ये बीम है, इस पे यूबीएल लग रहा है, लेकिन यहाँ पूरी स्पान पे एक समान रूप से बदलता हुआ लग रहा है। हमने माना कि इसके किसी भी पॉइंट पे इसकी टोटल लोड की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसके लिए हम इसको कैसे बदलते हैं, सबसे पहले ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, आपको एक ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है आपको ना, तो हम इसको लिखते हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2, है ना। ये आपकी बेस इनटू हाइट, ये जो फॉर्मूला होता है यह होता है ट्रायंगल का एरिया।
1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, मतलब कि बेस इंटू हाइट का आधा होता है इसकी जो एरिया होता है, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे जो हम सोम में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ते हैं कि लोड को हम पॉइंट लोड कैसे बदलते हैं, तो इसका यही फॉर्मूला है कि इसको हम मान लेते हैं ये जो लोड जितनी दूरी पे लग रहा है उसकी लंबाई क्या है, L, है ना, लोड की लंबाई क्या है L, और इसकी जो इंटेंसिटी है वह क्या है W, है ना। तो इसको हम लोड में कैसे बोलेंगे, ठीक। सबसे पहला 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। दूसरा बेस कितनी है, बेस सवाल में L, हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको ये कितनी है W, है ना। तो इसका जो लोड यहां से हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, WL/2। ये तो हमारे पास हो गया कि लोड, मतलब इस पूरे एक समान विद्युत वाले लोड की इंटेंसिटी यहाँ पे थी W और इसकी लेंथ थी L, है ना। इसको हमने लोड बदला, अब यह एक पॉइंट लोड एक सेंटर लोड के बारे में रूप में बदल चुका है ना। अब ये जो पॉइंट लोड में हमने बदला, ये बीम पे किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, लगेगी, है ना। इसको समझना थोड़ा सा लॉजिक है ना। जैसे मैंने देखा कि इस एंड पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है ना। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंटरोइड जहां पे होता है ना, माना कि सेंटरोइड ट्रायंगल का यहाँ पे है कहीं पे, है ना। तो इस वाले जहां पे लोड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है ना, यहां से ये L/3 डिस्टेंस पे होती है ना, कहाँ पे L/3 पे, है ना। जहां पे लोड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वहां से L/3 दूरी पे सेंट्रोइड पॉइंट है और इस पूरे लोड की वैल्यू इसी पॉइंट पे एक्ट करती है, ठीक। अब ये लोड जो आपने बदला वो कहाँ पे लग रही है, इसी यहाँ से इस जहां पर लोड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है यहाँ से L/3 दूरी पे कितना लोड लग रहा है, WL/2, है ना। ये WL/2 इसके इस पॉइंट पे लगेगा, ठीक। जब ये दूरी आपकी L/3 हो गई है तो ये दूरी कितनी बची है आपके पास, ये आपके पास बचती है 2L/3, है ना। ध्यान से समझते चलेंगे। यदि आपके पास ये लेंथ हो गई आपकी L/3, तो ये जो शेष बचती है लेंथ इसे कहते हैं आप 2L/3, है ना। सवाल जब आप लगाएंगे तो वहां पे जो बात की जाएगी आपके सामने कि यहां से, मतलब कि मैंने माना ये कौन सा पॉइंट आपके पास A है और इसके पास B है ना। ए पॉइंट पर, है ना, ए पॉइंट पर शेयर फोर्स कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि लोड का प्रभाव हम कहाँ पे देख रहे हैं। इसके लिए हम ये लेंथ जाननी जरूरी है, ये लोड की वैल्यू जाननी जरूरी है और ये वाली लेंथ भी जाननी जरूरी है। तो ये थे आपके सारे जो आपके तीनों लोड थे उनके बारे में थी, ये तीनों लोड के बारे में जो बातें थी वो खत्म, है ना। अब यहाँ से जो आपकी शुरू होती है लड़ाई वो असली वाली होती है। आप थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में देख लेते हैं, फिर इसके आगे सवाल आएंगे उनको हम सब पढ़ेंगे, है ना। साइन कन्वेंशन, अगला क्या है आपका, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन इसको कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप चिन्ह परिपाटी कंफर्म नहीं करेंगे तब तक आप सवाल को सही वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, जैसे यदि हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम को एक लाइन के रूप में भी दिखाया जाता है। माना ये पॉइंट आपकी क्या है, ए है, और दूसरी आपकी ये पॉइंट बी है ना। यह किसी सपोर्ट पे रखी गई है। सपोर्ट को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक। एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम थी, है ना, वो किसी मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम थी, है ना। ओके, अब इस पे कोई लोड लग रहा है W, है ना। ये लोड कितना है, W इंटेंसिटी का है, W किलो न्यूटन है, ठीक। अब जब बीम के ऊपर से कोई लोड आ रहा है तो बीम उस लोड को बियर करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ कुछ लोड लगाती है, जिसे आप कहते हैं रेजिस्टिव लोड या रेजिस्टेंस वाला लोड कहेंगे, है ना, प्रति लोड कहेंगे, है ना। जैसे इस पूरी बीम पे जिसका स्पान क्या है, L, यह स्पान है, और इसके इस पॉइंट C पे एक लोड लग रहा है W इंटेंसिटी का, है ना। अब ये लोड इस बीम को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो सपोर्ट्स हैं ये बीम को रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। ये वाला W इंटेंसिटी का जो लोड इस पॉइंट C पे लग रहा है, ये वाला लोड इस बीम को यहां से नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो सपोर्ट्स हैं इस बीम को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनाए रखेंगे। यानी कि ये जो ऊपर वाला लोड आ रहा है बीम पे, इसका विरोध करेंगे, है ना, इसके गुण का विरोध करेंगे, ठीक। जब मतलब कि ये वाला लोड इस बीम को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोनों सपोर्ट्स मिलके इस वाले बीम को जैसी स्थिति में उसी में रोक रखे हैं, ठीक। अब इस लोड को बियर करने के लिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएंगी, ऊपर की तरफ झुक लेंगे, क्योंकि ये जो लोड है यह नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएंगी ऊपर की तरफ आएंगी, यानी कि इसके अपोजिट आएंगी, है ना। सबसे पहला साइन कन्वेंशन, है ना, किसके लिए हम सब पढ़ने वाले, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हमारा चैप्टर है। अब हम शेयर फोर्स के लिए गणना करते हैं, है ना। यदि आपका जो लोड है ये कैसा है, डाउनवर्ड है ना। यदि लोड डाउनवर्ड है, जैसे मतलब कि यहाँ पे दो स्थितियां हैं, इसको मैंने माना क्या, ये आपका LS है लेफ्ट साइड, ये आपका RS है राइट साइड, है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक। जैसे क्या है कि हम इस बीम के यहाँ पे एक सेक्शन काटते हैं, है ना, ये वाला सेक्शन हमने काटा बीम में, ठीक। अब हम यहाँ पे आके खड़े हैं और अपनी राइट साइड में देख रहे हैं, है ना। इस सेक्शन पे मान लेते हैं इसके इधर क्या है, इसके इधर हमें कुछ नहीं पता और कुछ पता भी नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ पे आके खड़े होते हैं और इस साइड में देखते हैं। इसके राइट साइड में, इस सेक्शन के राइट साइड में, इस सेक्शन को हम नाम देते हैं क्या है, ये सेक्शन हमारा एक्स सेक्शन है ना।
इस सेक्शन के लेफ्ट में क्या है हमें कुछ नहीं पता करना है, लेकिन इस सेक्शन के राइट साइड में देखते हैं तो क्या है। राइट साइड में देखा एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये हमारा डाउनवर्ड फोर्स जो होगा इसको हम कहेंगे माइनस, है ना। इस सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स डाउनवर्ड दिखेगा, सारे फोर्स, यदि एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, जितने सारे फोर्स लगेंगे सबको हम माइनस में लेंगे, ठीक। यही केस यदि सेक्शन के राइट साइड में अपवर्ड कोई फोर्स लगा, इस बार केस क्या है अपवर्ड, है ना, अपवर्ड कोई फोर्स लगा तो इसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, प्लस, धनात्मक करेंगे, है ना। सेम इसका अपोजिट होता है राइट साइड में। जैसे अब हम इसके राइट साइड में खड़े हैं, है ना, इसको हम ऊपर वाले को क्या ले लें, जो आपका लोड ऊपर लग रहा है ना, इसको हम कैसा ले लें, प्लस ले लें, है ना। तो फिर जो नीचे लोड लगेगी उसको हम कैसा लेंगे, माइनस, है ना। यदि आप इस तरीके से करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे, ये पूरा सही है ना। जैसा कि अब क्या है कि लोड जो बीम पे एक्ट करेंगे उनका प्रभाव देखेंगे कि बीम आपकी ऊपर ले जा रही है या नीचे ले जा रही है, फिर उनके अनुसार हम साइन देंगे, ठीक। जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हम किसी बीम के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले साइड में नहीं देखेंगे, ठीक। सिर्फ हम ये सेक्शन हम मानेंगे, एक सेक्शन हमारे पास है, अब ये हमारे पास बीम है, और इस बीम पे जो डाउनवर्ड लोड लगेंगे उनको हम माइनस लेंगे, और जो अपवर्ड फोर्स लगेंगे उनको हम प्लस कंसीडर करेंगे, ठीक। इतनी बातें समझ में आई, है ना। चाहे आप लेफ्ट वाला लें चाहे राइट वाला लें, पर देखना आपको किसी एक साइड, ठीक। जैसे यदि हम क्या करते हैं, इस सेक्शन पे बात करते हैं, ठीक, ये हमारा सेक्शन है, तो ये वाली जो आपकी ये वाली सेक्शन है ना, ये वाली सेक्शन आपकी ये वाली रेखा हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी। अब हम इस सेक्शन के राइट साइड में सिर्फ देखते हैं, ठीक। इस सेक्शन के राइट साइड में जो डाउनवर्ड लोड है उनको हम कैसा लेंगे, माइनस, और जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम कैसा लेंगे, प्लस, है ना। ये चिन्ह परिपाटी का पहला रूल, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। इतना हो गया। अब हम देखते हैं बेंडिंग मूवमेंट के लिए चिन्ह परिपाटी, है ना। ये जो चिन्ह परिपाटी थी ये वाली पूरी, ये शियर फोर्स के लिए थी, किसके लिए, शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए, है ना, नाम लिखेंगे शियर फोर्स के लिए। अब अगला हम बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है इसको समझते हैं, है ना। जैसे क्या है कि किसी हम बीम की एक पॉइंट पे बात करेंगे, शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मूवमेंट क्या है ना। तो अभी के लिए हम वह क्रिया मानते हैं कि जैसे ये हम इस सेक्शन पे खड़े हैं, है ना, इस सेक्शन पे खड़े हैं, ठीक। इस सेक्शन पे खड़े होकर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे, ठीक। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लोड है आपकी, है ना, ये वाली लोड बीम को ऊपर उठा के ले जाएगी, है ना, बीम को ऊपर उठा के ले जा रही है, ये वाली लोड बीम को ऊपर उठा के ले जा रही है, ठीक। जब लोड, है ना, जब लोड बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी, है ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, जब जो लोड है या रिएक्शन है वह बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगी, तो इसमें हम साइन लेंगे प्लस, एंटी क्लॉक। तो हम कैसा साइन लेंगे, प्लस, है ना। पहली स्थिति है यहां, जब बीम आपके लोड के कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो हम साइन कैसा लेंगे, प्लस, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक लोड आ रही थी इस पॉइंट पे सी पे, है ना, यहाँ पर सी पॉइंट था, है ना।
इस सी पॉइंट पे एक डब्ल्यू लोड आ रही थी, तो ये वाली लोड बीम को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी, है ना। मतलब कि घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी आपकी ऐसे ऐसे चलती है ना, तो ये वाला लोड बीम को यहाँ से दबा के नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक। मतलब ये वाली घड़ी के सुई की दिशा में घुमा रही है। ये आपका दूसरा पॉइंट है। जब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीम घूमती है तो हम सब कैसा साइन लेंगे, माइनस। सॉरी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लोड जब बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो साइन हम प्लस लेंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो हम साइन कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी है, ठीक। अब चिन्ह परिपाटी के बाद सबसे पहला जो आपका केस आता है कि आपको 3 बीम पढ़नी है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम। इसको मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लिए। अब हम एक एक करके देखने वाले हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब पॉइंट लोड लगता है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, और जब यूबीएल लगता है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, और जब यूडीएल लगता है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, ठीक। सबसे पहले हम कुछ एक दो फॉर्मूलों को सबसे पहले यहाँ पे मतलब बना के देखते हैं सवालों को, फिर उनके अनुसार हम बात करेंगे, है ना। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बाद फिर आगे आने वाले कुछ लेक्चरों में उसकी डायग्राम को भी देखेंगे। सबसे पहला जो आपका है कि सबसे पहला केस फर्स्ट आप लगा लेंगे, है ना। केस फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। और इसके अंदर सबसे पहली स्थिति कौन सा लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, संकेंद्रित भार। सबसे पहला केस लिया है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पे लोड किस प्रकार से लग रहे हैं, उनके प्रभाव क्या हैं, इसको समझने वाले हैं, है। तो उसमें से सबसे पहला हमने लिया है कि सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है आपके पास और उस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है। ये कोई सिंपल बीम है अपने पास, है ना। ये यहाँ एक सपोर्ट पे रखी गई है और दूसरा ईंट किसी दूसरे सपोर्ट पे रखा गया है ना। ये आपकी पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है और इसके सेंटर पॉइंट पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है W इंटेंसिटी का। और ये जो आपका पॉइंट है, यह कौन सा पॉइंट है, सी। सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड लग रहा है कहां पे, सेंटर पे, सी पॉइंट पे। इसकी लेंथ कितनी है, L, है ना। इसकी लेंथ है L। जब ये सेंटर पे लगा तो L/2 डिस्टेंस आपकी ये होगी और आपकी L/2 डिस्टेंस आपकी ये वाली हो। इतनी बातें समझ गए, है ना। अब ये जो W इंटेंसिटी का लोड आपकी बीम पे आ रहा है, ये लोड इस बीम को नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो सपोर्ट्स हैं आपके ये दो A और B पॉइंट पे जो सपोर्ट है, ये रिएक्शन उत्पन्न नहीं करेंगे और इस A पॉइंट पे रिएक्शन जो आएगी, मैंने माना क्या, RA और यहाँ पे RB।
ये आर बी और आर ए दोनों मिलकर इस डब्ल्यू वाले लोड को बियर करेंगे और संतुलन में बीम को बनाकर रखेंगे। क्योंकि जब आपका बीम संतुलित होगा तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वह एक निश्चित शेप में बना रहेगा, अन्यथा वह कोलैप्स करके फेल कर जाएगा, है ना। इतनी बात हो गई आपकी। अब इस लोड का कितना भाग आपका आर ए ले रहा है और इस लोड का कितना भाग आपका आर बी ले रहा है, इसकी हम गणना करते हैं रिएक्शन और मूवमेंट निकाल के, है ना। सबसे पहली स्थिति कि इस डब्ल्यू लोड का कितना भाग आपका आर ए ले रहा है और कितना भाग आपका आर बी ले रहा है, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्योंकि जब हम वैल्यू इसकी ज्ञात होगी तभी हम शेयर फोर्स डायग्राम ज्ञात कर पाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ज्ञात करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, रिएक्शन, है ना। रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होगी ये समझते हैं, है ना। मैंने कहा जो आपकी बीम है उस पे जो फोर्स आपके अपवर्ड लग रहे हैं उनको प्लस, तो जैसे ये बीम है इसके इस वाले पॉइंट ए पे आपकी एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, तो इसको हम कैसा लेंगे, प्लस आर ए, है ना। और बीम के इस पॉइंट बी पे भी एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, इसको भी कैसा लेंगे हम, प्लस, यहाँ पे आर बी भी प्लस में, ठीक। लेकिन बीम के इस सी पॉइंट पे एक डाउनवर्ड लोड लग रहा है जिसको हम कैसा लेंगे, माइनस, और लोड की इंटेंसिटी कितनी है, डब्ल्यू, और इनका सम क्या होता है, 0 के बराबर। ये आपने पढ़ रखी है इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है वो फर्स्ट ईयर में, मतलब कि दूसरे सेमेस्टर में होता है वो वहां पे होता है, ठीक। वहां से, ठीक, यहां से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, है ना। ये आपकी इक्वेशन क्या है, एक है। यहां पे आर ए प्लस आर बी बराबर डब्ल्यू के है। ऐसा कैसे इसको समझते हैं, ठीक। ऊपर से जो लोड आ रहा है डब्ल्यू इंटेंसिटी का, है ना। अब आर ए और आर बी ये दोनों मिलके इस डब्ल्यू लोड को बियर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तभी तो आपकी बीम संतुलित है। इसलिए आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि आर ए और आर बी दोनों मिलके इस लोड को बियर कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इस लोड का, इस डब्ल्यू लोड का कितना भाग आपका आर बी ले रहा है, मतलब आर ए ले रहा है, और कितना भाग आपका आर बी ले रहा है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तभी हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल पाएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं मोमेंट की। मोमेंट, है ना, सिग्मा लगाएंगे, सभी मोमेंट का सम 0, और हम इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट की बात करेंगे। मैंने क्या बोला, ये तो आपका पहला केस था, है ना। जैसे कि इन दोनों की वैल्यू, अब दोनों की वैल्यू मिलकर डब्ल्यू के बराबर है, पर एक की वैल्यू क्या है, ये अननोन इक्वेशन है, इसको तो इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। इनमें से हमें कोई एक वैल्यू, चाहे आर बी ज्ञात हो चाहे आर ए ज्ञात हो, तो फिर हम किसी एक की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, है ना। जैसे मतलब कि यदि हमें इस इक्वेशन में यदि हमें आर ए की वैल्यू ज्ञात हो तो हम इसको पक्षांतर करके इधर कर देंगे और हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएगी, या तो आर बी की वैल्यू ज्ञात हो और इसको पक्षांतर करके इधर लेके आए तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आर ए और आर बी दोनों अननोन है, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम मूवमेंट लेते हैं। इतनी बार समझिए मूवमेंट कर लिया गया है। हमने मूवमेंट ली किस पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट, है ना। अब हम कंसीडर करेंगे इस पॉइंट पे सेक्शन, है ना, ये आपका सेक्शन है। अब हम यहां पे आके खड़े होते हैं और अपनी राइट साइड में देखते हैं। मैंने कहा क्या, ए पे खड़े होते हैं, अपनी राइट साइड में देखते हैं, और जो लोड बीम को जिस डायरेक्शन में लेके जाएगा, है ना,
वही डायरेक्शन उसका साइन बनेगा, है ना। जैसे इस ए पॉइंट पे खड़े होके हम देख रहे हैं, जो ये बी वाला पॉइंट है ये बीम को ऊपर ले जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका बेंड करेगा, है ना, इस तरीके से बीम को बेंड करेगा, है ना। ये वाला लोड बीम को ऊपर उठा के इस तरीके से ले जाएगा, ठीक, मतलब कि ये बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो आर बी गुड़े, ये तो आपका रिएक्शन है, लेकिन मोमेंट में आपको पता है कि कहाँ पे लोड लग रहा है और कितनी दूरी पे लग रहा है, इन दोनों का मल्टीपल जो होता है वो आपका मूवमेंट होता है ना। लोड तो हमें पता चल गई है, और हम किस पॉइंट पे देख रहे हैं, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट से इस लोड की दूरी कितनी है ना। लोड हमें पता है कितनी रिएक्शन वाली लोड आ रही है, आर बी। अब ये आर बी इस फिक्स जो आपका एंड है, मतलब कि जिस पॉइंट पे हम बात करें वहां से कितनी दूरी पे लग रहा है ना, कितनी दूरी पे लग रहा है, यल पे, क्योंकि यहां से इसकी दूरी कितनी है, यल ही तो है, इतनी बात हो गई, ठीक। अब कोई और तो लोड इसके यहाँ के बीच में नहीं है, लेकिन एक लोड यहाँ पे सी पॉइंट पे एक और है, और ये वाला लोड डाउन है, मतलब बीम को इस डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके आएगा, मतलब इस बार लोड घड़ी के सुई की दिशा में बीम को घुमा रहा है, इसलिए साइन कैसे लेंगे हम, माइनस। लोड की वैल्यू कितनी है, साइन कैसे लेंगे, माइनस लोड की वैल्यू W, कितनी दूरी पे लग रहा है, L/2, और इनका सम 0 के बराबर है ना। इसको भी हम लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। अब इसी ए पॉइंट पे, है ना, इसी ए पॉइंट पे एक रिएक्शन आपका आ रहा है, आर ए, ये बीम को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस आर ए, है ना, प्लस आर ए हो गया। अब इसी आर ए की और इसी आर ए तो रिएक्शन आ रहा है, लेकिन इस आर ए की इसी पॉइंट ए से दूरी क्या होगी, दूरी कुछ नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्ट ए पॉइंट पे ही लग रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू हम इनटू 0, तो ये आपकी पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर, क्योंकि किसी संख्या में, किसी पद में हम यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह पूरा पद 0 बन जाता है ना। चलिए यहां से आपकी आर बी, इसको हम बराबर रखते हैं 0 के, है ना, ये पूरी बराबर, क्योंकि सम 0 के बराबर होता है, ठीक। यहां से आर बी इंटू यल, इस पूरे को पक्षांतर करके हम इसके इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WL/2, यहां से ये L कट जाएगी, जो आपकी आर बी की वैल्यू आएगी, यहां से आर बी इज इक्वल टू W/2, है ना। आर बी इज इक्वल टू W/2, क्योंकि L कट चुका है, तो आर बी की हमें जो वैल्यू मिली है W/2 मिली है, और इस आर बी की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर ए की जो वैल्यू आएगी वह भी कितनी आएगी, W/2, है ना। आर ए की वैल्यू W/2, आर बी की वैल्यू भी W/2, क्यों, क्योंकि पूरा ऊपर से जो लोड आ रहा है W इंटेंसिटी का है ना, और सेंटर पे लग रहा है, सिमिलर वाला फॉर्म बन रहा है कुछ, है ना। तो यदि आधा भाग W/2 लेगा तो दूसरा वाला भाग भी W/2 लेगा, इतना आप नोट कर लें, ठीक है। ये तो था कि हमें रिएक्शन अगर निकाले, हम सवाल की वास्तविक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हमें आर ए और आर बी की वैल्यू को निकालना जरूरी था।
अब इस सवाल को पूरा ही लगा लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए, है ना। यहाँ पे थी आपकी आर ए इज इक्वल टू W/2 और यहाँ पे आपकी एक रिएक्शन आ रही थी आर बी इज इक्वल टू W/2। ऊपर से आपका एक लोड आ रहा था इस पॉइंट सी पे, सेंटर वाले पॉइंट पे W, इसकी यह लेंथ थी कितनी L, और जो ये लेंथ थी आपकी कितनी थी L/2, है ना। A पॉइंट, B पॉइंट और ये देन C पॉइंट, है ना। सबसे पहले तो इनकी रेफरेंस हम लाइनें खींच लेते हैं। ठीक, इतनी बातें तो हो गई हैं। अब हम सब देखने वाले हैं कि हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। उससे पहले कुछ आपको जानना, थोड़ी सी बेसिक बातें और जरूरी है ना। सबसे पहले क्या डालेंगे, शेप, अलग से इसको बॉक्स बना के लिख लेंगे, है ना। शेप यानी कि आकार, तीन प्रकार के लोड लगने वाले हैं। तीनों प्रकार के लोड के लिए बीम पे जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट होती है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है ना। सबसे पहला केस आपका है पॉइंट लोड वाला, जो कि अभी बीम पे लग रहा है, पॉइंट लोड, है ना। ठीक, पॉइंट लोड के लिए जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, है ना। पॉइंट लोड की जो शेयर फोर्स की, इसमें हम बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम और इसमें बनाएंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। ठीक, जब पॉइंट लोड लग रहा है तो उसके लिए शेयर फोर्स की जो गणना हम करते हैं वह कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब एक लाइन सी बनेगी, है ना। ये मैंने माना कोई पॉइंट आपकी x1 है और दूसरा पॉइंट ये आपका क्या है, x2 है। जैसे यहाँ पे ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है, तो इसके लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वह एक लाइन के रूप में होगी और इसकी जो इक्वेशन होती है वह x की पावर 0 होती है, यानी कि कांस्टेंट, है ना। ठीक, अब पॉइंट लोड के लिए ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा ये। ठीक, से यहाँ पे आपकी पॉइंट थी, आपकी थी क्या x2, ठीक, और यहाँ से जो डायग्राम बनेगा इस x1 पॉइंट के बीच में, ये x1 होगी, है ना। x2 ये पॉइंट है ये, है ना, और ये इक्वेशन है 0, x की पावर 0, है ना। कांस्टेंट बनी शेयर फोर्स, तो इसका पॉइंटिंग मोमेंट जो बनेगा वह कैसा बनता है, लीनियर, यानी कि x की पावर 1। ये पावर है, ये तो वैल्यू है, पॉइंट है ये x1 और x2, और इसको कहते हैं आप लीनियर। लीनियर, ठीक। ये थोड़ा सा तरीका आपको ज़्यादा है ना, कि क्योंकि बाद में हर बार कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म मैंने दे दी है। लीनियर बनेगा मतलब ये कुछ इंक्लाइन बनेगा, है ना। इसके
इसके लिए जो शेयर फोर्स होगी वह कांस्टेंट होगी, और इसी के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में वह कैसा होगा, ये लीनियर होगा। ठीक, ये तो पॉइंट लोड के बारे में थी, है ना। ये सब आप नोट करते चलेंगे। इस बार दूसरी स्थिति क्या है आपके पास, जब दूसरा कोई लोड लगता है, मैंने माना क्या, दूसरा लोड आपका लग रहा है UDL, सॉरी। जब बीम पे आपके UDL लगता है तो उसके लिए शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, शेयर फोर्स का डायग्राम क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होगा। जब बीम पे आपके शेयर फोर्स बनानी हो और लोड कौन सा लग रहा हो, UDL, है ना, तो उसके लिए ये शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो लीनियर होता है। ये आपकी x2 पॉइंट है और यह आपकी x1 पॉइंट है, और इस रेखा को हम जो निरूपित करेंगे वो x की पावर 1 यानी कि लीनियर है ना। और इसी के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वह कैसा बनेगा, पैराबोला, यानी कि इसको हम कहेंगे x की पावर, वो 1 थी ये 2 है ना। यहाँ पे क्या है, ये आपका x2 है और ये पॉइंट आपकी x1। अब x1 आप c भी बोल सकते हैं और x2 को आप b भी बोल सकते हैं, ऐसा डायग्राम से बताएंगे। ठीक, ये आपकी है पैराबोला, बोला। ठीक, इसका भी आप बना लें डायग्राम और नोट कर लें इसे, क्योंकि जब आप समझे रहेंगे तो ही आपको चीजें थोड़ी सी आसान होंगी, है ना। ये वाला भी हो गया, है ना। अब जब आपका तीसरा लोड लगता है किसी भी बीम पे, मानते हैं हम क्या है, UBL, इनको अलग अलग करके बनाते हुए चलेंगे आप सब, है ना, ताकि चीजें एकदम कन्फर्म और क्लियर भी रहे। अगला आपका लोड है UVL, यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। जब किसी बीम पे आपके लगे UVL, उसके लिए जो शेयर फोर्स की गणना होती है वह होती है आपका पैराबोला। ये आपकी x2 पॉइंट है और यह आपकी x1 पॉइंट है, और इस रेखा की इक्वेशन जो है वह x की पावर 2 यानी कि पैराबोला। ठीक, और इसकी जो बनती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो बनती है आपकी क्यूबिक। ये आपकी x2 पॉइंट है, ये आपकी x1 पॉइंट है ना। इसको कहेंगे आप x की पावर 3, ये आपकी है क्यूबिक, है ना। नोट कर लीजिए इसे, है ना। अब आप कहेंगे इनमें और इनमें फर्क क्या है। जैसे एक सर्कल और एक इलिप्स, है ना। सर्कल और इलिप्स में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है ना। इलिप्स देखा है आपने, नहीं। देखिए सर्कल आपका इस तरीके से होता है, एक सेंटर, इसकी एक रेडियस निश्चित होती है, और ये आपका इलिप्स जो होता है वो कुछ इस तरीके होता है। ठीक, यदि मैं इसका इतना छोटा सा भाग लेता हूँ काट के और इसका इतना छोटा सा भाग लेता हूँ काट के, है ना। अब इनमें राउंड ज्यादा दिखेगा और इनमें राउंड कम दिखेगा। ठीक, पर अंतर आप नहीं बता सकते ना, अंतर सिर्फ इक्वेशन बताएगी। जैसे इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो अंतर बताएगी, और सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो बताएगी इन दोनों में अंतर। ठीक, वही काम है कि यह क्यूबिक बनता है। ठीक, इसको इस तरीके से नहीं बनाते हम, इसको एक तरीके से और बनाते हैं, वो आपका है इस तरीके से आप बना दें,
है ना, मतलब कि इसको उठा के इस तरफ रख दें या इसको उठा के रख दें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपके एग्जामिनर को, है ना। बस आपको जो फर्क पड़ेगा वो इसकी वैल्यू, इस लाइन के इक्वेशन को बताने से फर्क पड़ती है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लें। और अब ये यहाँ से इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का पूरा लफड़ा खत्म। आज के सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी सारा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वह भी पढ़ सके आसानी से। थैंक यू।